कहानी की शुरुआत होती है साइबरट्रॉन नाम के एक दूर दराज प्लेनेट से, जहां ऑटोबोट्स रहते थे। इनका मकसद था पूरे ब्रह्मांड की हिफाजत करना, लेकिन इसी ब्रह्मांड में मौजूद थे डिसेप्टिकॉन्स, बुरे, बेरहम और सत्ता के भूखे रोबोट्स जो ऑटोबोट्स को मिटाकर पूरी कायनात पर राज करना चाहते थे। इसी लालच में डिसेप्टिकॉन्स साइबरट्रॉन पर जबरदस्त हमला कर देते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और ऑटोबोट्स धीरे धीरे हार की कगार पर पहुंचने लगते हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम अपने सभी साथियों को लेकर एक ऊंचे टावर की तरफ बढ़ते हैं। गंभीर आवाज में वो कहते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारे ऑटोबोट्स पूरी गैलेक्सी में फैले हुए हैं, हमें उन्हें इस जंग के लिए आगाह करना होगा। यह सुनकर भी आगे बढ़ता है और कहता है, लेकिन ये हमारा घर है, हम साइबरट्रॉन को छोड़ नहीं सकते, हमें यहीं डटकर मुकाबला करना चाहिए। ऑप्टिमस प्राइम जवाब देते हैं, मुकाबला हम जरूर करेंगे, मगर अभी नहीं, अभी हमें पनाह चाहिए। मुझे एक ऐसे प्लेनेट के बारे में पता चला है जिसे डिसेप्टिकॉन्स नहीं जानते, जो अर्थ प्लेनेट था। तुम वहां जाओ, हमारे लिए एक बेस तैयार करो और उस प्लेनेट की हिफाजत करो। अगर डिसेप्टिकॉन्स को अर्थ का पता चल गया तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। बी ऑप्टिमस की बात मान लेता है। वो एक एस्केप पॉड में बैठकर साइबरट्रॉन से निकल जाता है और ऑप्टिमस प्राइम वहीं रुककर डिसेप्टिकॉन्स को रोकने लगते हैं ताकि वो बी का पीछा न कर सकें। अब हम अर्थ प्लेनेट पर कैलिफोर्निया के एक जंगली इलाके का सीन देखते हैं। यहाँ एक सीक्रेट गवर्नमेंट फोर्स एलियन एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी अचानक आसमान से बी का एस्केप पोड जमीन पर क्रैश हो जाता है। इस हादसे में कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। इस ऑपरेशन को लीड कर रहा होता है कर्नल जैक बर्न्स। उसे लगता है कि बी कोई दुश्मन है। वो बिना देर किए अपने सोल्जर्स के साथ उस पर हमला करने का आदेश दे देता है। बी खुद को बचाने के लिए एक मिलिट्री जीप में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भागने लगता है, लेकिन कर्नल जैक मिसाइल अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। बी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो पेड़ों को गिराकर सोल्जर्स का रास्ता ब्लॉक कर देता है, मगर इसी दौरान वो पहाड़ों के बीच फंस जाता है और एक माइन के अंदर छिपने की कोशिश करता है। तभी जैक और उसकी टीम उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बी कमजोर आवाज में कहता है, आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन तभी आसमान में एक जेट दिखाई देता है। जैक को लगता है कि ये एयर फोर्स है, पर असल में वो होता है ब्लिट्जविंग, एक खूंखार डिसेप्टिकॉन जो बी को मारने आया था। ब्लिट्जविंग मिसाइल अटैक करता है और पूरी मिलिट्री फोर्स तबाह हो जाती है। अब बी और ब्लिट्जविंग के बीच खूनी जंग शुरू हो जाती है। ब्लिट्जविंग उसे पहाड़ों के ऊपर ले जाकर बाकी ऑटोबोट्स के ठिकानों के बारे में पूछता है। बी कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। गुस्से में आकर ब्लिट्जविंग उसका वोकल कॉर्ड फाड़ देता है ताकि वो फिर कभी बोल न सके। फिर उसे पहाड़ों से नीचे फेंक देता है, लेकिन बी अभी जिंदा होता है। ब्लिट्जविंग उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए नीचे आता है और तभी बी अपनी आखिरी ताकत से मिसाइल दागता है। ब्लिट्जविंग वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। कर्नल जैक भी जिंदा बच जाता है, लेकिन बुरी तरह घायल। अब उसके दिल में एलियन रोबोट्स के लिए नफरत पैदा हो जाती है। उधर बी भी गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है। उसके सिस्टम धीरे धीरे क्रैश होने लगते हैं। आखिरी ताकत जुटाकर वो एक झील के किनारे पहुंचता है और सिस्टम बंद होने से पहले वहां खड़ी एक वॉक्सवैगन बीटल कार को स्कैन करके उसी में तब्दील हो जाता है। इसके बाद हम चार्ली वॉटसन नाम की एक 17 साल की लड़की को देखते हैं। चार्ली हर सुबह जल्दी उठती है, खुद को तैयार करती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी साफ नजर आती है। दरअसल उसके पिता का कुछ समय पहले इंतकाल हो चुका था और उस जख्म का दर्द अब भी उसके दिल में ताजा था। चार्ली की माँ सैली वॉटसन अब दूसरी शादी कर चुकी होती है रोन नाम के एक आदमी से, लेकिन चार्ली इस रिश्ते को अब तक दिल से कबूल नहीं कर पाई। वो आज भी अपने सौतेले पिता रोन को परिवार का हिस्सा नहीं मानती। एक दिन चार्ली अपनी माँ से $500 मांगती है क्योंकि कल उसका बर्थडे था और वो अपनी पुरानी कार को ठीक कराना चाहती थी, लेकिन सैली नरमी से मना कर देती है। मैं एक नर्स हूँ, मेरी सैलरी इतनी नहीं होती। ये सुनकर चार्ली और ज्यादा मायूस हो जाती है। वो चुपचाप अपनी मोपेड स्कूटी उठाती है और काम पर निकल जाती है। चार्ली एक कार्निवल में हॉट डॉग ऑन ए स्टिक नाम की शॉप पर काम करती थी। वहीं मेमो नाम का एक लड़का उसे पसंद करता था। वो बार बार चार्ली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। इसी दौरान चार्ली से गलती से कॉलेज के एक लड़के ट्रिप पर नींबू पानी गिर जाता है। तभी टीना नाम की लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ चार्ली का मजाक उड़ाने लगती है। चार्ली को टीना से खास चिढ़ थी क्योंकि टीना हर वक्त अपनी BMW कार का घमंड दिखाती रहती थी। ये सब देखकर चार्ली का दिल और टूट जाता है। काम के बाद चार्ली ठान लेती है कि वो खुद ही अपनी कार को ठीक करेगी। वो पहुंचती है अंकल हैंक के स्क्रैप यार्ड में। वहां पुरानी गाड़ियां, टूटा फूटा सामान और कबाड़ का ढेर लगा होता है। चार्ली पुरानी बोट्स के पास अपनी कार के लिए पार्ट्स ढूंढने लगती है। तभी अचानक एक बोट फिसलकर गिर जाती है और उसके पीछे उसे दिखाई देती है एक पुरानी बीटल कार। लेकिन चार्ली नहीं जानती थी कि ये कोई आम कार नहीं बल्कि बी है, जो अपने सिस्टम क्रैश होने की वजह से निष्क्रिय पड़ा था। चार्ली उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है और उसी पल बी का होमिंग सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है। ये सिग्नल सीधे पहुंचता
होता है सैटर्न मून्स पर, जहां क्लिफजम्पर नाम का एक ऑटोबोट छिपा हुआ होता है। वहीं शैटर और ड्रॉपकिक नाम के दो खतरनाक डिसेप्टिकॉन्स क्लिफजम्पर से ऑप्टिमस प्राइम के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम साइबरट्रॉन की तबाही से जिंदा बच निकला था। शैटर खतरनाक आवाज में कहती है, मुझे पता है ऑप्टिमस प्राइम कहीं और अपना बेस बना रहा है, मुझे सच बता दो। लेकिन क्लिफजम्पर कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इस पर शैटर और ड्रॉपकिक उसे बेरहमी से मारने लगते हैं। क्लिफजम्पर का सिस्टम फेल होने लगता है और तभी उन्हें बी का सिग्नल सुनाई देता है। शैटर समझ जाती है बी अर्थ प्लेनेट पर है। वो बिना देर किए क्लिफजम्पर को मार देती है और दोनों अर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर चार्ली बीटल कार के स्टार्ट न होने पर निराश होकर अपना जरूरी सामान उठाती है और वहां से निकल जाती है। जाते जाते वो अंकल हैंक से उस बीटल कार के बारे में पूछती है, लेकिन हैंक अपना टीवी शो देखने में इतने बिजी होते हैं कि उसे कोई जवाब नहीं देते। घर पहुंचकर चार्ली अपनी पुरानी कार को खुद ठीक करने लगती है, क्योंकि बचपन में वो अपने पिता के साथ अक्सर कार पर काम किया करती थी। उसे कारों की अच्छी समझ थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाती। आखिरकार वो हार मान लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे लगता है डैड के बिना मैं ये कार कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन चार्ली तैयार होकर जैसे ही बाहर आती है, उसकी माँ सैली उसे बर्थडे विश करती है, लेकिन गिफ्ट के नाम पर सैली उसे एक हेलमेट देती है और रोन उसे एक बुक पकड़ा देता है। चार्ली का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि शायद उसकी माँ कार ठीक कराने के पैसे दे देगी। उदास मन से चार्ली सीधे पहुंचती है अंकल हैंक के पास। वो उनसे कहती है, मुझे वो बीटल कार चाहिए, इसके बदले में मैं 1 साल तक आपके यहाँ काम करूंगी, आपका गंदा टॉयलेट भी चमका कर रखूंगी। हैंक पहले तो मना कर देते हैं, मुझे किसी सफाई वाले की जरूरत नहीं, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज तुम्हारा बर्थडे है, ये कार तुम गिफ्ट के तौर पर ले जा सकती हो। ये सुनते ही चार्ली की आंखों में खुशी लौट आती है। वो पूरे दिन मेहनत करती है, कार के हर पार्ट को ध्यान से ठीक करती है और आखिरकार जब वो चाबी घुमाती है, कार स्टार्ट हो जाती है। चार्ली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कार लेकर अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन तभी कार का एक पार्ट जमीन पर गिर जाता है। चार्ली उसे ठीक करने के लिए कार के नीचे झुकती है और तभी उसकी नजर पड़ती है बी के चेहरे पर। अचानक वो एक्टिवेट हो जाता है और पूरी तरह एक ऑटोबोट में बदल जाता है। चार्ली घबरा जाती है। बी भी डर जाता है, क्योंकि उसकी मेमोरी पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। डर के मारे वो इधर उधर छिपने लगता है। चार्ली हैरान भी है और डरी हुई भी। तभी उसकी माँ सैली वहाँ आ जाती है। बी फौरन वापस कार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सैली पूछती है, ये कार तुम कहाँ से लाई हो? चार्ली जवाब देती है, ये मेरी है, अंकल हैंक ने मुझे गिफ्ट की है। सैली हल्की डांट में कहती है, ये मॉडल सेफ नहीं है, कुछ भी लाने से पहले मुझे बताया करो, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही बी फिर से ऑटोबोट बन जाता है। वो अब भी चार्ली से डर रहा होता है। चार्ली धीमी और भरोसेमंद आवाज में कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बी धीरे धीरे उसके पास आता है। यहीं से उन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। बी चार्ली की तरफ इशारा करके उसका नाम पूछता है। चार्ली मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम चार्ली है और आज मेरा बर्थडे है, आज मैं 18 साल की हो गई हूँ। फिर वो पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन बी कुछ याद नहीं कर पाता। तभी चार्ली कहती है, तो आज से तुम्हारा नाम बम्बल बी होगा, क्योंकि उसका वोकल सिस्टम खराब था और उसकी आवाज भंवरे जैसी आ रही थी। नाम दोनों को पसंद आता है और दोनों खुश हो जाते हैं। उधर हमें दिखाए जाते हैं शैटर और ड्रॉपकिक दोनों अर्थ प्लेनेट पर क्रैश कर जाते हैं। ड्रॉपकिक एक इंसान को मारकर कहता है, इंसान बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन शैटर उसे रोकते हुए कहती है, हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। बी का सिग्नल वेस्टर्न कोस्ट से आ रहा है। दोनों कार में ट्रांसफॉर्म होकर उस दिशा में निकल जाते हैं। अगली सुबह चार्ली बम्बलबी को देखने के लिए गैरेज में जाती है, लेकिन बम्बलबी वहाँ नहीं होता। चार्ली घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद किसी ने उसे चुरा लिया। तभी ऑटिस उसे बताता है, तुम्हारी कार मॉम लेकर गई है, डॉग ने कुछ गलत खा लिया है। ये सुनकर चार्ली और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि बम्बलबी कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो फौरन अपनी स्कूटी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही बम्बलबी उसे देखता है, वो खुशी से उसकी तरफ हाथ हिलाता है। चार्ली जल्दी से अपनी माँ को कार रोकने को कहती है, फिर गुस्से में बम्बलबी से इशारे में कहती है, हाथ अंदर रखो, और माँ से बोलती है, ये मेरा भी डॉग है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। आखिरकार तीनों डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर सेक्टर 7 हेडक्वार्टर में सिमंस नाम का एक एजेंट डिसेप्टिकॉन्स की अजीब सी एनर्जी रीडिंग पकड़ लेता है। वो फौरन कर्नल जैक बर्न्स को जानकारी देता है, मुझे 2 एलियन यूनिट्स की मूवमेंट मिली है, वो पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही जैक अपनी टीम के साथ उन्हें पकड़ने के लिए टेक्सास की ओर निकल पड़ता है। वही चार्ली, जो बम्बलबी को लेकर समुंदर किनारे एक सुनसान बीच पर आती है। चार्ली उसे समझाते हुए कहती है, इंसान अजीब चीजों से डर जाते हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। थोड़ा रुक कर वो कहती है, इसीलिए तुम सिर्फ मुझे ही अपनी असलियत दिखा सकते हो। बम्बल भी उसकी बात समझ जाता है। चार्ली उसे छिपने की प्रैक्टिस करवाने लगती है। उधर शैटर और ड्रॉपकिक तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ रहे होते हैं। उन्हें रोकने के लिए कर्नल जैक अपनी फौज और डॉक्टर पावेल को साथ
लेकर वहां पहुंच जाता है। शैटर और ड्रॉपकिक वहां आकर रुकते हैं। ड्रॉपकिक शैटर से कहता है, इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमें इन्हें अभी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन शैटर शांत लेकिन चालाक आवाज में कहती है, अभी नहीं, बी का सिग्नल गायब है और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। वो इंसानों से झूठ बोलते हुए कहती है, हम डिसेप्टिकॉन शांति दूत हैं, हम पूरी गैलेक्सी को ऑटोबोट्स से बचाते हैं। हमें पता चला है कि हमारी दुनिया का एक खूंखार अपराधी बी आपकी पृथ्वी पर छिपा हुआ है। अगर आप हमें अर्थ का सैटेलाइट व्यू कंट्रोल दे दें तो हम उस मुजरिम को पकड़ सकते हैं। कर्नल जैक इस बात से साफ इनकार कर देता है, लेकिन डॉक्टर पावेल उनकी बातों में आ जाता है। वो कहता है, हमें इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, हमें पहले अपने जनरल से बात करनी होगी। इधर चार्ली बम्बलबी के साथ जंगलों में घूम रही होती है। तभी अचानक बम्बलबी की बॉडी में स्पार्क आने लगते हैं। चार्ली उसे ठीक करने के लिए उसके पार्ट्स खोलती है और उसी पल ऑप्टिमस प्राइम का एक पुराना मैसेज एक्टिवेट हो जाता है। मैसेज में ऑप्टिमस प्राइम कहते हैं, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी सुरक्षित होगी और तुम वहां हमारे लिए एक बेस तैयार कर रहे होंगे। ये सुनते ही बम्बलबी को फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे याद आता है कैसे ऑप्टिमस प्राइम उसे और बाकी ऑटोबोट्स को साइबरट्रॉन से बाहर भेजा था और खुद वहीं रुककर डिसेप्टिकॉन से अकेले लड़ते रहे। चार्ली हैरानी से पूछती है, ये ऑप्टिमस प्राइम कौन है और ये कैसी जंग थी जिसकी वो बात कर रहे थे? लेकिन बम्बलबी को कुछ भी याद नहीं आता। फिर भी चार्ली समझ जाती है कि बम्बलबी किसी से छिप रहा है। बम्बलबी एक टेप रिकॉर्डर के जरिए चार्ली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खराब होता है, इसलिए चार्ली उसे घर ले जाकर ठीक करने लगती है। बम्बलबी वहीं टीवी देखने लग जाता है। तभी टीवी पर चार्ली की बचपन की डाइविंग फुटेज चलने लगती है। चार्ली गुस्से में टीवी बंद कर देती है, क्योंकि वो पहले अपने डैड के साथ बहुत अच्छी डाइविंग किया करती थी, लेकिन डैड के जाने के बाद उसका डाइविंग से रिश्ता टूट चुका था। चार्ली टेप रिकॉर्डर ठीक करके उसे वापस बम्बलबी में लगा देती है और इस बार वो काम करने लगता है। अचानक एक सॉन्ग प्ले होता है और दोनों खुशी में डांस करने लगते हैं। चार्ली मुस्कुराकर कहती है, अब तुम अलग अलग म्यूजिक से मुझसे बात कर सकते हो। बम्बलबी एक एक करके नए गाने प्ले करता है, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आता। तभी चार्ली अपने डैड का एक पुराना गाना प्ले करती है। वो भावुक होकर कहती है, मैं और मेरे डैड इसी गाने पर साथ में कार ठीक किया करते थे, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। मैं उनसे ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाई। उसकी आंखें भर आती हैं। वो कहती है, इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ अगर मैं एक बार डैड की इस कार को ठीक कर सकूं तो शायद वो खुश हो जाएंगे। चार्ली पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। इसके बाद बम्बलबी चार्ली से बात करने के लिए सारे रेडियो सिग्नल्स स्कैन करने लगता है। वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अपने सिस्टम में लॉड करता है ताकि म्यूजिक के जरिए अपनी बात समझा सके, लेकिन चार्ली कुछ समझ ही नहीं पाती। तभी वहाँ मेमो आ जाता है। वो चार्ली को पसंद करता था, इसलिए आज उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। मेमो को देखते ही बम्बलबी घबराकर तुरंत कार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ये देखकर मेमो बुरी तरह डर जाता है। चार्ली उसे शांत करती है और कहती है, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, अगर बताया तो मैं तुम्हें अपनी कार से उड़ा दूं। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये मेरा दोस्त है। मेमो फौरन प्रॉमिस करता है। तभी बम्बलबी वापस अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं अब हमें एक हाई लेवल मीटिंग दिखाई जाती है, जहां जनरल डिसेप्टिकॉन्स को सैटेलाइट व्यू कंट्रोल देने पर फैसला लेने वाले होते हैं। डॉक्टर पावेल सबको यकीन दिलाता है, ये एलियंस अच्छे हैं, अगर हम इनका साथ देंगे तो ये हमें एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। लेकिन कर्नल जैक बर्न्स इसका खुलकर विरोध करता है। वो सख्त लहजे में कहता है, इनका नाम ही डिसेप्टिकॉन है, धोखा इनकी फितरत में है। अगर हमने इन्हें सैटेलाइट व्यू दे दिया तो ये पूरी दुनिया में अपने अड्डे बना लेंगे। लेकिन डॉक्टर पावेल पलट कर कहता है, अगर हमने इनकी मदद नहीं की तो ये रूसियों के पास चले जाएंगे और हम एक बेहतर फ्यूचर का मौका खो देंगे। आखिरकार जनरल पावेल की बात मान लेता है और डिसेप्टिकॉन्स को सैटेलाइट और बाकी टेक्नोलॉजी यूज करने की परमिशन दे देता है। शैटर और ड्रॉपकिक अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी कनेक्ट करके बम्बलबी की लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं। जैक इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन जनरल उसे भरोसा दिलाते हैं, इन रोबोट्स के जरिए हम सिर्फ बी को ही नहीं, इसके सारे साथियों को ढूंढ लेंगे और उसके बाद तुम्हें इन सब एलियंस को खत्म करने की परमिशन मिलेगी। ये सुनकर जैक भी संतुष्ट हो जाता है। अगले दिन चार्ली और मेमो बम्बलबी के साथ एक राइड पर निकलते हैं। अब बम्बलबी रेडियो ट्यूनिंग के जरिए उनसे बात करने लगा होता है। तीनों खुश होते हैं। वो एक ऊंचे क्लिफ पर पहुंचते हैं। वहीं ट्रिप और उसके दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। ट्रिप वही लड़का होता है जिस पर चार्ली ने नींबू पानी गिराया था। वो सबको पानी में कूदने की चुनौती देता है। बम्बलबी चार्ली को आगे कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि चार्ली बहुत अच्छी डाइवर है। ट्रिप कहता है, तुम मेरी छोटी बहन के साथ डाइव टीम में थी और तुमने कुछ साल पहले डाइविंग चैंपियनशिप भी जीती थी। ये कहकर वो पानी में कूद जाता है, लेकिन चार्ली नहीं कूदती। अपने पिता के जाने के बाद उसने डाइविंग छोड़ दी थी। अब उसे ऊंचाई से डर लगने लगा था। वो चुपचाप वापस कार में बैठ जाती है। तभी टीना अपने दोस्तों के साथ चार्ली और उसकी कार का मजाक उड़ाने लगती है। चार्ली टूट जाती है। मेमो उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है, हम टीना से बदला ले सकते हैं। बम्बलबी को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है। रात को तीनों
तीनों टीना के घर पहुंचते हैं। पहले कार पर अंडे फेंकते हैं, लेकिन बम्बलबी जोश में आकर टीना की पूरी कार ही तबाह कर देता है। शोर सुनकर सब लोग जाग जाते हैं। चार्ली फौरन बम्बलबी के साथ वहां से निकल जाती है। टीना को कुछ समझ नहीं आता, बस अपनी कार की हालत देखकर वो टूट जाती है। अब बम्बलबी फुल स्पीड में घर की तरफ बढ़ता है। पुलिस उनके पीछे लग जाती है। चार्ली उसे रुकने को कहती है, लेकिन बम्बलबी नहीं रुकता। हाई स्पीड में वो पुलिस की कार को डिसेबल करके वहां से निकल जाता है। चार्ली और मेमो दोनों खुश हो जाते हैं। अगले दिन चार्ली काम पर जाने से पहले बम्बलबी को कवर से ढक देती है और सख्ती से कहती है, तुम यहीं छिपे रहोगे। कल जो हरकत तुमने की है उसके बाद पुलिस जरूर आएगी और तुम कोई मामूली कार नहीं हो। ये कहकर वो काम पर चली जाती है। लेकिन घर खाली होते ही बम्बलबी अपने असली रूप में आ जाता है। वो डॉग के पीछे पीछे घर के अंदर पहुंच जाता है। नई चीजें देखने की क्यूरियोसिटी में पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। सोफा टूट जाता है, कॉफी मशीन गलती से ऑन हो जाती है और तभी बम्बलबी एक प्लग में अपना हाथ डाल देता है। उसके शरीर की जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी से पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर की बिजली चली जाती है और इसी ब्लैकआउट से शैटर और ड्रॉपकिक को बम्बलबी की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। दोनों सीधे सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर मेमो बम्बलबी को घर में तोड़ फोड़ करते हुए देख लेता है। वो घबराकर चार्ली को फोन करता है। चार्ली फौरन घर पहुंचती है, लेकिन घर का हाल देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। डरी हुई चार्ली बम्बलबी को घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर बाद चार्ली की माँ सेली और ऑटिस घर लौटते हैं। घर की हालत देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। चार्ली कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैं आपको सब समझाऊंगी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। लेकिन सेली उसे रोक लेती है। गुस्से में कहती है, तुम दिन रात उस कार के साथ रहती हो, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। मैं कब से इस परिवार को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, हर कोई खुश रहने की कोशिश कर रहा है और तुम हमारी मुश्किलें बढ़ा रही हो। ये सुनकर चार्ली भी टूट जाती है। वो गुस्से में जवाब देती है, आपने दूसरी शादी कर ली, आप खुश हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ और कुछ महीनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहकर चार्ली मेमो के साथ बम्बलबी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कर्नल जैक बर्न्स अपने सोल्जर्स के साथ उन्हें घेर लेता है। चार्ली बम्बलबी से कहती है, कुछ भी गलत मत करना। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स चार्ली और मेमो को पकड़ते हैं, बम्बलबी को गुस्सा आ जाता है। वो चार्ली को बचाकर ऊंचाई से कूद जाता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से शैटर और ड्रॉपकिक आ जाते हैं। वो उन पर जबरदस्त हमला कर देते हैं। चार्ली और बम्बलबी दूर जा गिरते हैं। बम्बलबी चार्ली को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं होता कि ये सब उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। शैटर बम्बलबी से ऑप्टिमस प्राइम के बारे में पूछती है, लेकिन तभी जैक वहां पहुंच जाता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक गन से बम्बलबी को बेहोश करने लगता है। चार्ली उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी जोरदार शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब चार्ली की आंख खुलती है, वो अपने ही घर में होती है। जैक चार्ली पर झूठा इल्जाम लगाता है, ये कार सरकारी प्रॉपर्टी है और चार्ली ने इसे चुराया है। चार्ली अपनी माँ से कहती है, मैंने कुछ नहीं चुराया, वो मेरा दोस्त है। लेकिन जैक सख्ती से कहता है, ये दोस्त नहीं, एक खतरनाक वॉर मशीन है। सैली चार्ली की बातों पर विश्वास नहीं करती। वो चार्ली को उसके कमरे में भेज देती है। लेकिन अब चार्ली फैसला कर लेती है, मैं अपने दोस्त बम्बलबी को हर हाल में बचाऊंगी। वो चुपके से मेमो के घर पहुंचती है, लेकिन ऑटिस उसे देख लेता है। वो जोर से माँ को बुलाने लगता है। चार्ली जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है। फुसफुसाकर कहती है, अगर चुप रहे तो तुम्हें भी मेरे मिशन में शामिल कर लूंगी। ऑटिस मान जाता है। तीनों मेमो के घर पहुंचते हैं। टीवी न्यूज पर उन्हें पता चलता है मैकिनन एयर बेस की तरफ मिलिट्री यूनिट्स रवाना हो चुकी हैं। चार्ली समझ जाती है बम्बलबी वहीं है। वो कहती है, हमें उसे बचाने जाना होगा। ऑटिस भी कहता है, मैं भी चलूंगा, लेकिन चार्ली उसे रोकती है, तुम यहीं रहोगे, सब पर नजर रखोगे। ऑटिस मान जाता है और चार्ली और मेमो अपने प्लान के मुताबिक एयर बेस की तरफ निकल जाते हैं। उधर एयर बेस में शैटर बम्बलबी से पूछताछ कर रही होती है। वो ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबोट्स के ठिकानों के बारे में पूछती है, लेकिन बम्बलबी कुछ नहीं बताता। शैटर समझ जाती है इसकी मेमोरी सेल्स डैमेज हो चुकी हैं। वो बम्बलबी को मारने का आदेश देती है, लेकिन तभी एक मैसेज एक्टिवेट हो जाता है। ऑप्टिमस प्राइम की आवाज गूंजती है, हम डिसेप्टिकॉन्स से जरूर मुकाबला करेंगे और एक दिन अपना घर साइबरट्रॉन वापस हासिल करेंगे। मैं भी जल्द ही पृथ्वी पर पहुंच रहा हूँ। ये सुनते ही शैटर समझ जाती है, सारे ऑटोबोट्स यहीं आ रहे हैं। वो ड्रॉपकिक से कहती है, हम सिर्फ ऑटोबोट्स ही नहीं, पूरी पृथ्वी को तबाह कर देंगे। इसके लिए हमें पास के टावर से साइबरट्रॉन से कांटेक्ट करके अपनी आर्मी बुलानी होगी। डॉक्टर पावेल ये सब सुन लेता है। अब उसे समझ आ जाता है डिसेप्टिकॉन्स असल में बुरे हैं। वो फौरन जैक से कांटेक्ट करता है, हम गलत थे, ये एलियन सैटेलाइट के जरिए अपनी आर्मी बुला रहे हैं। लेकिन शैटर ये बात सुन लेती है और डॉक्टर पावेल को वहीं मार देती है। इसी पल चार्ली और मेमो भी वहां पहुंच चुके होते हैं और वो सब अपनी आंखों से देख लेते हैं। उधर घर पर सेली ऑटिस से चार्ली के बारे में पूछती है, लेकिन ऑटिस का अजीब व्यवहार देखकर उसे शक हो जाता है। सेली चार्ली के कमरे में जाती है, लेकिन चार्ली वहां नहीं होती। अब ऑटिस सब कुछ सच सच बता देता है। इधर एयर बेस पर ड्रॉपकिक बम्बलबी पर जबरदस्त हमला करता है। वो उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। इसके बाद शैटर और ड्रॉपकिक टावर की तरफ निकल जाते हैं ताकि साइबरट्रॉन को सिग्नल भेज सकें। चार्ली और मेमो
बम्बलबी के पास पहुंचते हैं। बम्बलबी की हालत देखकर चार्ली टूट जाती है। आंखों में आंसू लिए वो कहती है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। उसे बचाने के लिए चार्ली एक इलेक्ट्रिक शॉक गन से उसे झटके देने लगती है और तभी बम्बलबी दोबारा जिंदा हो जाता है। चार्ली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बम्बलबी की याददाश्त तेजी से लौटने लगती है। उसका सिस्टम अस्थिर हो जाता है। तभी कर्नल जैक बर्न्स वहां पहुंच जाता है। वो पूरे इलाके में बम लगा देता है ताकि बम्बलबी को यहीं खत्म कर सके। जैक चार्ली और मेमो को पकड़ लेता है। बम्बलबी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं। जब जैक चार्ली को जमीन पर गिरा देता है, तभी बम्बलबी का किल मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब उसकी याददाश्त लौट चुकी होती है। गुस्से में वो चार्ली को बचाने के लिए सभी पर हमला कर देता है। टैंक एक एक करके तबाह हो जाते हैं। सोल्जर्स जान बचाकर भागने लगते हैं। चार्ली बम्बलबी का ये रूप देखकर डर जाती है। वो उसे शांत करती है। तभी मेमो भी वहां पहुंच जाता है। चार्ली कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बम्बलबी टेप रिकॉर्डर के जरिए टावर की तरफ इशारा करता है। वो बताता है, अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो वो सब कुछ खत्म कर देंगे। चार्ली उसकी बात मान लेती है। मेमो आर्मी को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। चार्ली उसे किस करती है। अब वो भी मेमो को पसंद करने लगी थी। उधर सेली और रोन चार्ली को रोकने आते हैं। चार्ली कहती है, माँ, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं सब कुछ 100% सही हूँ। सेली आखिरकार उसकी बात मान लेती है और रोन अपनी खतरनाक ड्राइविंग से जैक और उसकी टीम को बम्बलबी के पीछे जाने से रोक देता है। अब चार्ली और बम्बलबी टावर के पास पहुंच जाते हैं। वहीं शैटर और ड्रॉपकिक अपनी आर्मी बुलाने के लिए सिग्नल भेज रहे होते हैं। बम्बलबी उन पर हमला कर देता है। ड्रॉपकिक और बम्बलबी के बीच खूनी जंग शुरू हो जाती है। चार्ली टावर पर चढ़ने लगती है ताकि सिग्नल को रोका जा सके। बम्बलबी एक चेन की मदद से ड्रॉपकिक को खत्म कर देता है। तभी जैक हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचता है और शैटर पर हमला करता है, लेकिन शैटर हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देती है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है और तभी बम्बलबी जैक की जान बचा लेता है। अब जैक समझ जाता है बम्बलबी एक अच्छा ऑटोबोट है। चार्ली टावर पर पहुंच जाती है। वो सिग्नल के पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देती है। सिग्नल रुक जाता है। शैटर गुस्से में चार्ली पर हमला करती है, लेकिन बम्बलबी चार्ली को बचा लेता है। शैटर चीख कर कहती है, पहले मैं तुम्हें मारूंगी, फिर उस लड़की को। लेकिन बम्बलबी चालाकी से पास बने डैम को तोड़ देता है। तेज पानी के बहाव में शैटर अपनी ही शिप से टकराकर खत्म हो जाती है, लेकिन बम्बलबी भी पानी में डूबने लगता है। ये देखकर चार्ली अपने डर को हराकर पानी में छलांग लगा देती है। वो बम्बलबी को बचाकर बाहर ले आती है। जैक चार्ली से कहता है, तुम बम्बलबी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मेरी यूनिट आने वाली है और वो इसे मार देंगे। लेकिन अब मैं जानता हूँ बम्बलबी बुरा नहीं है। चार्ली उसे थैंक्स कहती है। अब चार्ली बम्बलबी को सैन फ्रांसिस्को से बाहर एक सुनसान जगह पर लाती है। आंखों में आंसू लिए वो कहती है, अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। बम्बलबी एक नई कार को स्कैन करता है और उसी रूप में वहां से निकल जाता है। इसके बाद चार्ली की जिंदगी बदल जाती है। वो अपनी माँ, ऑटिस और रोन के साथ खुशी से रहने लगती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बम्बलबी अर्थ पर ऑप्टिमस प्राइम से मिलता है। ऑप्टिमस प्राइम उसे पृथ्वी बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। बम्बलबी उन्हें अपना नया नाम बताता है और तभी बाकी ऑटोबोट्स भी पृथ्वी पर आने लगते हैं। वही चार्ली अपने डैड की पुरानी कार आखिरकार ठीक कर लेती है और उसे लेकर ड्राइव पर निकल जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही इमोशनल, दिल छू लेने वाली मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।